अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज बहुत अहम टॉपिक्स हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए। गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे, भारत जो गीदड़ फपकियाँ दे रहा है वो भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा आज आगाज़ कर रहे हैं हम उस महाज से जो इस वक्त पंजाब और सिंध के दरमियान जारी है। और ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रा इसकी हीट बढ़ती जा रही है। दोनों तर्जुमान आपस में जिस तरह के जुमले बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े जवाब तलब भी हैं। जैसे कि शर्जील नाम मेमन साहब की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, या फिर उज़्मा बुखारी साहिबा जो कुछ उनको जवाबात दे रही हैं। पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ से पंजाब कहता है कि आप सिंध में काम करें तो हमें खुशी होगी। फिर बात अब यहाँ तक भी आ गई है, एक तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब को क्योंकि विफाक से वो चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाए, इस वजह से पीपल्स पार्टी को तकलीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर थे उस वक्त वो वज़ीर आज़म की जो जड़ें हैं वो खोखली कर रहे थे। ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं कि ये हल कैसे होंगे, क्योंकि दोनों जमातें विफाक में इत्तेहादी हैं, हुकूमत उनके इत्तेहाद की वजह से बनी हुई है। ये कैसे हल होंगे इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुमले उछालती रहती हैं, दस्तों गिरेबाबी होती रहती हैं, लेकिन असल जो राय होती है वो अवामी राय होती है। अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? क्या आया पंजाब की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है या सिंध की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है? तो हमने ज़रा लाहौर से और कराची से, दोनों जगहों से, दोनों जमातों की, क्योंकि पंजाब में और सिंध में हुकूमत है, दोनों जगहों से हमने मालूम किया है। अवाम की राय ज़रा सुनिए। सबसे पहले हम कराची की राय सुनवा रहे हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कराची वाले क्या कहते हैं, सुनिए। इस वक्त तो ना मरीम नवाज समझो कि अच्छा काम कर रही है। पंजाब रोड वगैरह सब बेहतर है, यहाँ से बेहतर है रोड वगैरह। पंजाब हुकूमत ज्यादा काम करती है, काम भी करती है। और नाले वाले जो है ना इस सीजन में माशाल्लाह बड़ा काम किया उसने, ये सिंध हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत नहीं है, वो बस दिखावा करती है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हर बंदे को पता है कि पंजाब में माशाल्लाह जो उन्होंने रोड बनाए, जो उन्होंने मेट्रो बनाए, जो काम किए उन्होंने, उनकी बराबरी तो सिंध में नहीं है। सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, पंजाब में काम हो रहा है तो दिख भी रहा है लोगों को। पंजाब गवर्नमेंट करती है, सिंध गवर्नमेंट का तो हमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। आप देखें रोडों की हालत देखें, गंदगी देखें। लाइटों का यहाँ पर बहुत मसला है। यहाँ पर यार वो तो देखने में आए तो पंजाब गवर्नमेंट ही ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ तो वैसे ही वही हाल है जैसे तया वैसे ही है। पंजाब में पूरा जो काम किया है वो सिंध में नहीं किया। हर जगह गलियाँ टूटी फूटी सी हैं, पूरी गलियों पे सड़कों पे कहीं भी काम नहीं हो रहा। सिंध गवर्नमेंट ने कोई काम अच्छा नहीं किया अभी तक। सिंध के दारुल हुकूमत में लोगों की क्या राय है ये आपने सुनी। अब जरा पंजाब का दारुल हुकूमत यहाँ आपको लेकर चलती हूँ, यहाँ पर अवामी राय सुनिए, फिर हमारे जो सियासी जमातों के रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं उनकी राय भी आपको सुनवाएंगे। शुरू से ही जो है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है वो बेहतर थी। पंजाब गवर्नमेंट है, ये सारे सूबों से इसका गवर्नमेंट सही है। सफाई की ये जो पैरा फोर्स बनाया हुआ है, ये जो अड्डे थे फालतू रोड बंद, ये चीज़ इन लोगों ने बड़ा साफ़ सुथराई की है। जो बाकी सूबे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, आप उधर जाके उधर कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब तरक्याती काम मैंने तो पंजाब में देखा है और पंजाब हुकूमत बेस्ट है। एज़ कम्पेयर टू सिंध मेरे ख्याल में तो पंजाब की कारकर्दगी जो है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। लिए इलेक्ट्रो जो बसें हैं बकर मियाँ वाली और लिया वाली साइड इधर भी चला दिए हैं। न्यूज़ पे आके सिर्फ बयान देने से कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाएं हमें, ठीक है, कि प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ किया है, मरीम नवाज ने कुछ किया है। सिर्फ वो नाम की है, उनकी हुकूमत जो है सिर्फ नाम की है जस्ट। पंजाब की गवर्नमेंट बेहतर लग रही है सिंध से। सिंध के वही हालात हैं, पीपल्स पार्टी ने वही पुराना निज़ाम रखा हुआ है, लेकिन मरीम नवाज ने पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करवाया है। सिंध और पंजाब एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब ये अवामी राय आपके सामने है। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। नाज साहिबा ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सियासी लोग क्या राय रखते हैं मैडम? वो शायद इतनी वैल्यू नहीं रखती, अवाम क्या राय रखती है ये बात बहुत मैटर करती है। और अभी आपने अवाम की राय सुनी, क्या कहेंगी? डेफिनेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, देखें, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि ये जो सियासी पारा है और बिला वजह इसको जिस तरह तूल दिया जा रहा है, और जो जिस किस्म की, देखें, जब आप आला मनसब पे बैठते हैं तो थोड़ा बहुत उधर जाके अपने गुस्सों को कंट्रोल भी करना पड़ता है। अल्फाज के चुनाव
बहुत एहतियात से बरतने पड़ते हैं, क्योंकि ये अल्फाज जब निकल जाते हैं तो इनके रिपरकशंस होते हैं और वो बहुत मनफी होते हैं। पाकिस्तान ये नफरत और हेट की जो पॉलिटिक्स है, गुज़िश्ता 10 साल में हमने बहुत नफरत की सियासत देखी, उसका अंजाम भी देखा, और फिर उसके बाद उससे बाहर निकालने के लिए अवाम को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाने के बजाय अगर दोबारा जाग पंजाबी जाग वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिस तरह से पंजाब और सिंध का मवाजना और जो अब कंपैरिजन्स ड्रॉ करना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी मेरा पानी मेरा पैसा मेरी मर्जी उंगली तोड़ देंगी ते मुंह तोड़ देंगे, ये वाले लैंग्वेजेस जो है, मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिक्स इस चीज़ की, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि देखिए, अगर तो आपको एतराज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने BISP प्रोग्राम का वफाकी हुकूमत से अगर दरख्वास्त की, क्योंकि BISP पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, ये जो दोनों तरफ हो रहा है ना साहिबा, वहां से जुमले उछाले जा रहे हो या सन से जुमले उछाले जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आवाम की राय आ रही है इस पर आपकी क्या? अच्छा, उस पर मैं बात करती हूँ, उस पे मैं आपको किरण मैं आपको बताती हूँ। देखिए किरण, कराची की बात कर लें, क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक रखती हूँ। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है। पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में आकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आके बसते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, रोजगार भी उनका है। और आपको बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, गिलगित, आपको पाकिस्तान के हर कोने कोने के जो है रंग कराची शहर में नजर आता है। ये वो खूबसूरत शहर है। 3 करोड़ की आबादी के शहर में 5 लोगों के 6 लोगों के अगर नाज बलोच साहब, मेरा अपना ताल्लुक भी कराची से और मुझे कराची के चप्पे चप्पे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। मैं आपसे कारकर्दगी के बारे में अवामी राय मुझे अगर बता देंगी तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको बिल्कुल कारकर्दगी बता रही हूँ। अगर 3 करोड़ की आबादी में 5 लोगों के व्यूज के ऊपर हम टॉक शो में बैठकर लाए अमल बना दे कि जी 5 लोगों की अगर ये राय है तो लिहाजा कराची जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा हालिया बारिशों में मेयर कराची जो है वो सड़कों पे लोगों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑन स्ट्रीट्स दिखाई आपको दिए। आपको कराची के अंदर पिंक बसेस और पिंक बाइक्स का इनेकाद हुआ, जो कि एक पॉजिटिव जो है मैं समझती हूँ कि खवातीन के लिए एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है। मुझे मैं गुफ्तगू को बढ़ाऊंगी आगे हुज़ैफा साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले 2024 की हुकूमत संभालने के बाद 3 बड़े मंसूबे सिंध के, जरा वो मुझे प्लीज बताइए ताकि हम फिर आगे बढ़े। जी डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स हैं, 20 लाख घरों का सिंध हुकूमत ने वादा किया, उसमें से हम लाखों घर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कामयाबी के साथ सक्सेसफुली हमने लाखों घर लोगों को और खवातीन को घरों के मालकाना हकूक दिए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव हमारी कारकर्दगी है। उसके अलावा मैं रिफ्रेश कर देती हूँ 2024 की हुकूमत संभालने के बाद पिछले 1.5 साल में कौन से 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं वो उनके नाम यही आपको बता रही हूँ, ये अभी की हैं, हालिया दिनों की हैं। ये जो लाखों घर हमने खवातीन को एम्पावर करके, बिलावल साहब ने पिछले महीने ही जाकर सर्टिफिकेट्स, घरों के कागजात और घरों की ओनरशिप, लैंड ओनरशिप खवातीन को दी। हमने हारी कार्ड दिया, हमने अपने किसान के लिए हमने आसानियां पैदा की। हमने अपने सेहत के शोबे के अंदर बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं और सिंध सबसे सेहत के शोबे में इस वक्त आगे है। चाहे हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे दिल के आर्जे के हॉस्पिटल्स हो। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, अवाम हमसे खुश है। इसीलिए तो कराची में लोकल गवर्नमेंट भी हमारी है और हमें वहाँ पे सूबे में हुकूमत, देखिए यहाँ PMLN की सेहत के हवाले से NICVD हो गया या गंबट का हॉस्पिटल हो गया या जिना हॉस्पिटल में जिस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। और 2 मंसूबे तो आपने बता दिए। हुज़ैफा साहब की तरफ चलती हूँ। हुज़ैफा साहब, आप फरमाइएगा, यही सवाल अगर मैं आपके सामने रखती हूँ, 3 बड़े मंसूबे जो मरियम साहिबा ने आगाज़ किया हो 2024 की हुकूमत के बाद। जी, बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, अपनी बहन नाज बलोच से भी गुजारिश होगी कि मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है। मुझे 2-3 मिनट दें तो मैं अपना पूरा केस आपके सामने रख सकता हूँ और 3 बड़े मंसूबे भी आपको बताऊँगा। लेकिन वो कहते हैं आपने ख़ुद कहा ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो। अभी आपने सर्वे करवाया था, वॉक्स बॉक्स हमें सुनवाए हैं आवाम के, तो कराची में 9:1 की रेशो थी पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से, और मैंने बाकायदा गिनती की तो मेरे ख्याल से जो लाहौर की थी उसमें 7:3 की रेशो थी, यानी 2/3 से भी ज़्यादा आवाम की राय आपने जांची। देखें, पहली बात तो ये कि मैंने हमेशा तहम्मुल की बात की है,
पीपल्स पार्टी की बहुत इज़्ज़त करता भी हूँ, की भी है, और कभी हवा नहीं दी दो तरफ़ा इख्तलाफ को। लेकिन जब आप बार बार बिला वजह यानी बैठे हुए शेर को जगाएंगे और कारकर्दगी पे मामले को लेकर आएंगे, तो हमने भी आवाम के पास जाना है और हम भी आवाम से वोट लेते हैं। तो मैं अगर हक़ाइक़ आपके सामने नहीं रखूँगा, तो पहली बात तो ये है कि मैं कोई कोशिश करूँगा कि पार्लिमानी बात ही हो, लेकिन एक ये ज़रब मिसल है कि घोड़े और खच्चर की कभी आप कंपैरिजन ही नहीं करते। आप ख़ुद कराची से हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने फुटेजेस अगर आप वेरीफाई करके दिखाना चाहें, ये कराची है जी, यानी शर्जील ईमान इनो या हमारे भाई नदीम अफजल चन हो, ये डेरा गाजी खान की एक दूर अफ्तादा तहसील हुआ करती थी, दाजल जिसे काला पानी कहते थे। वहाँ भी आज भी 20 साल पहले ये हालात होते थे, आज वहाँ भी हालात नहीं है। ये कराची है जी, मैं आपको ये कराची है जी, यानी ये कोई 1970 की दिहाई लगती है कि डेरा गाजी खान या राजनपुर की कोई तहसील के अंदर ये बस चल रही हो या यूनियन काउंसिल में। और अगर आप इसे कंपैरिजन कर लें, दिस इज़ लाहौर, मैं बाहर नहीं लेकर जा रहा, और भी शहर हैं, ये लाहौर है जी। बात ये है कि सफाई की बात करें, आप खुद कराची की रहने वाली हैं, ये गंद कूड़े क्रिकेट के ढेर, कोई सैनिटेशन का ना कराची में निज़ाम है। अगर आप लाहौर की बात कर लें, बात यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे की खामियों को अगर निशानदेही करेंगे और आप कहेंगे कि जी आप अलाइए, खामोश रहें, तो मुझे बताएं पंजाब और यानी सिंध का, कराची और लाहौर का तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। लाहौर के अंदर पहला दुनिया का पाकिस्तान का पहला बड़ा मास ट्रांजिट बना मेट्रो की सूरत में, से भी कंपैरिजन नहीं है। अच्छा देखिए, नहीं आबादी के एतबार से आपको पता है कि आप कराची एयरपोर्ट से निकले, शाहराह फैसल से होते हुए हम कराची जाते हैं, मुझे तो आज तक कराची की कभी कोई सड़क ठीक नज़र नहीं आई। बुरी तो दूर की बात है, ठीक नज़र ही नहीं आई। वहाँ गंदगी के ढेर, कोई कैट आइज नहीं लगी हुई, बैरियर्स नहीं लगे हुए। अब आपने कहा कि मुझे कोई 3 बड़े मंसूबे बता दें। 3 बड़े मंसूबों की अगर आप बात करती हैं, पंजाब के अंदर ये सिर्फ अपने 2 या 3 अस्पतालों का गिनवाते हैं, गैम्बिट बना दिया, फलां बना दिया। पंजाब का आप राजनपुर का जो अस्पताल है ना जी, DHQ राजनपुर पंजाब का आखिरी जिला है, उसका सिंध क्या कराची के किसी अस्पताल से कंपैरिजन कर लें। MRI मशीन 1.5 टेस्ला की, वहाँ पर CT स्कैन मशीन, ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप कहें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पंजाब के अंदर ये अभी जो मास ट्रांजिट की कंटिन्यूशन में ग्रीन बसेस फराम की गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें, कराची के अंदर नहीं है, पूरे सिंध में तो क्या देंगी, इसे पूरे पंजाब में मरियम नवाज साहिबा दे चुकी हैं। अगर आप दीगर मंसूबों की बात करें, बाकी देही रानी, बाकी चीजें, मैं उस तरफ जाने नहीं चाहता। मैं पंजाब और मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं कराची और लाहौर को आमने सामने, बस मैं कराची और लाहौर को कभी आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहता, हम भाई हैं। लेकिन आप अवाम में परसेप्शन ना बनाएं, हम चाहते हैं कि आप पंजाब को देख के बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं परफेक्ट है। बात करें ना, देखें अवाम का तासुर, अवाम की जो राय वो आपने सुन ली कि पंजाब जो है वो ज्यादा बेहतर है सिंध से, लेकिन एक और भी अवामी तासुर ही है, इसे भी आप फिर इस पर भी अपनी राय दीजिए। अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मरियम नवाज साहिबा की के प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन ही है, सिर्फ कुछ जमीन पे नहीं है। इस पर क्या राय है आप? देखें, बात यह है कि ये हर हुकूमत की अपनी राय होती है। मरियम नवाज साहिबा से खुद भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी मैं सूबे की वजीर आला हूँ, अगर मैं सूबे में बेहतरी कर रही हूँ तो मेरा हक है कि मैं उसकी प्रोजेक्शन भी करूँ, और ज़हन मैंने इसी अवाम से वोट लेना है। सियासी आदमी अपनी प्रोजेक्शन करता है। बाकी आप खुद जो है इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, मैं इस वक्त आपके लाहौर स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन जमीन पे भी होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्शन जमीन पे भी है, देखिए नजर आता है, हो रही है। देखें किरण नाज साहिबा, आप अभी भी ड्यूरिंग प्रोग्राम भी आप अगर रिपोर्टर एक पंजाब के किसी जिले से ले लें, एक अंदरूनी सिंध से ले लें, वो आपको खुद बता देंगे पंजाब के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि दूध और शहर की नहरें बह गई हैं, बट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड लाहौर, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सखर और डेरा गाजी खान, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मुल्तान। अहम रहनुमा सिंध के तर्जुमान शर्जील इनाम मेमन साहब, वो पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है और कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट छोड़ दे, अब ना करे। तो क्या अब नून लीग जो है वो अददी एतबार से इस पोजीशन में आ गई है कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी के लिए नागुज़ीर नहीं होता। मैंने अक्सर ये बात की है कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत कायम है
तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं पीपल्स पार्टी से, हमारी एलाई है। तो हमारे वोटों से बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बैठा हुआ है, हमारे वोटों से यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने हैं, हमारे वोटों से यूसुफ गिलानी साहब बतौर मेंबर सेनेट बने थे इस्लामाबाद की सीट से, हमारे वोटों से आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने हैं। बात अगर हमारे जो नंबर गेम है 7-8 का ये कवर भी हो जाए, हम तब भी पीपल्स पार्टी को अपने बतौर इत्तेहादी देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ सियासत की बात हो रही है, नहीं, यहाँ सियासत की बात हो रही है। देखिए, हमारा नंबर गेम पूरा करना कोई इशू नहीं है, बात ये हो रही है कि यहाँ पर हमारी क्रेडिबिलिटी की बात है। देखिए, हम पंजाब के स्टेक होल्डर हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन पे बैठकर कहेंगे पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, सिंध बहुत बेहतर चला गया, हमने अपना दिफा तो करना है। इजाजत दीजिए, मुझे नाज साहिबा की तरफ जाने की इजाजत दीजिए। नाज साहिबा, इसी के तनाजुर में पंजाब की तर्जुमान कहती हैं कि बिलावल साहब जिस वक्त वजीर थे उस वक्त वो वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। मैडम देखिए, जिस वक्त बिलावल साहब वजीर खारजा थे उस वक्त पूरी दुनिया में जाके उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग किया, और अब भी इस वक्त जबकि पाकिस्तान की ये भारत की जो नाकाम साजिश थी, उसके बाद जाके जब बिलावल भुट्टो साहब ने दुनिया भर में ये मैसेज कन्वे किया, पाकिस्तान का अमन का पैगाम दिया, पीस का पैगाम दिया, और पाकिस्तान की अमन दोस्ती को उसकी कमजोरी ना समझा जाए, ये मैसेज दुनिया में दिया, तो द वर्ल्ड ओपन इट्स डोर्स फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए रास्ते खुले, हमारे लिए रास्ते हमवार हुए। ये सब कुछ किसी लालच में नहीं किया। हमारे पास काबीना में कोई वजारतें नहीं। और मैं एक और बात कर दूं, एक तो ये अल्फाज का मसला यही है ना, जब पार्टी के ऊपर बैठे हुए आला मनसब पे बैठे हुए अल्फाज का चुनाव गलत करेंगे तो फिर वजीर मुमलिकत साहब मेरे भाई भी खच्चर खच्चर करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल हो रही है। एक शख्स ने 2 दिन पहले आकर कहीं पर सोशल मीडिया पे टीवी पे आके उन्होंने अपने किसी व्लॉग में आके कहा कि जी सिंध के लोगों को उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, किसी जानवर से मुशाबहत दी। उन्होंने कहा ये नस्ल बांदर की नस्ल है, अब ये खच्चर कह रहे हैं। क्या हम गालियां खाने के लिए रहेंगे? मैंने कोई खच्चर की बात नहीं की, मैंने कहा एक जिर्ब, अगर आपकी उर्दू कमजोर है नाज बलोच साहिबा, अगर आप मेरी बहन है, आपकी उर्दू कमजोर है, अगर आपकी उर्दू कमजोर है, मैंने अर्ज ये की कि घोड़े और खच्चर का मवाजना नहीं होता। मैंने अपने आप को भी घोड़ा कहा है, जानवर से कोई जानवर से दुश्मनी नहीं थी। आप अगर आपकी उर्दू कमजोर है, अगर मैंने जरबुल मिसल कही है, आप उसको एक और रंग दे रही हैं। यही आप लोगों का मसला है कि आप लोग दलाइल जब खत्म हो जाते हैं तो जाती हमलों पर आ गई हैं। देखिए, ये नाजायज बात है। ना साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात पर आ जाइएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। ना साहब को कंप्लीट करने दीजिए। बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि मैंने तहम्मुल से सुना, मेरी बारी में ना बोले। मैंने तो गधा और खच्चर भी सुन लिया इनके मुंह से। गधा और खच्चर नहीं कहा, घोड़ा और खच्चर मैंने कहा जरबुल मिसल है। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, उनको मौका दीजिए, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। आप तय करें कि घोड़ा कौन है, खच्चर कौन है। इस तरह से बात नहीं होगी मेरे भाई। एक शख्स आके टीवी पे कहता है कि जी ये बांदर की नस्ल है, ये है, उनको स्टैंडिंग जिसने किया गलत किया है, जिसने की इस तरह की बात बांदर की नस्ल, हम इसको कंडेम करते हैं। गलत कहा है, उसको स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया, उनके लिए बैठकर आपके जो है पार्टी की लीडरशिप खड़े होकर कह रही है कि जी उसने माजरत कर दी तो उसको माफ भी कर दें। आप वकालत क्यों कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो कि नफरत के बीज बो रहा है? गलत किया, माजरत हुई, माजरत एक्सेप्ट हो स्टैंडिंग कमेटी में, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन बात ये है कि आप इस हद तक ऐसे लफ्ज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ से ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए और उनकी तरफ से माफी भी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। ना साहब करें, लेकिन आज के बाद ये तय कर लें कि सिंध के लोग इस किस्म की बदजुबानी जो है वो भी पसंद नहीं करेंगे। सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, केपी भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है। आप ये तफर्रुका खत्म करें, बिल्कुल ठीक है, आप ये नफरत की सियासत खत्म करें, बिल्कुल ठीक। आप इशू पॉलिटिक्स करें। ये फरमाइए, ये मामला खत्म कैसे होगा? ये मामला खत्म कैसे होगा? क्योंकि ये हीट तो बढ़ती जा रही है। ऐसे खत्म होगा कि आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कोई गलत अंदाज इस्तेमाल नहीं किया। ना हमने कहा कि हम उंगलियां तोड़ देंगे, मुंह बंद करेंगे, ना हमने कहा मेरा पैसा मेरा पानी। हम ऐसी मेरा तेरा की सियासत नहीं कर रहे। हम गिलगित से लेके केपीके से लेके कराची तक की बात करें। माफी का मुतालबा किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर से, तो उनकी माफी के बगैर मैं आती हूँ ज़ैफर साहब आपकी तरफ, इस बात का जवाब ले लूं, मैं आती हूँ। एक तो देखिए किरण, देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो मेरे भाई वजीर मुमलिकत साहब कर रहे होते हैं जिन पे मुझे एतराज होता है, लेकिन मैं तहम्मुल से सुनती हूँ। असल प्रॉब्लम यह है कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप तड़ियां लगा रहे हैं, आप डांट रहे। हम आमिरों से नहीं डरे,
हमने कोड़े खाए, हमारी लीडरशिप ने फांसियां सही, हमारी लीडर असैसिनेट हो गई, उनकी शहादत हुई, बीबी शहीद की। आप डरा रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं, अल्फाजों के साथ डरा रहे हैं। आप कहते हैं उंगली उठाएंगे तो हम ये कर देंगे। ये लैंग्वेज बेहतर नहीं है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुई थी वो बीबी शहीद का कितना बेहतर सुनहरा ख्वाब था कि आए मिलके, उसी के नतीजे में आज हम बैठकर वफाकी हुकूमत साथ चला रहे हैं। हमें नफरतों के बीज नहीं बोने, हमें लोगों में हेट पॉलिटिक्स नहीं डालनी। ना साहिबा मुझे इजाजत दीजिए, बिल्कुल ठीक, ना साहिबा मुझे इजाजत दीजिए, जी मुझे इजाजत दीजिए। हुज़ैफा साहब अब ये फरमाइए कि आपके वजीर कानून ने माफी क्यों मांगी थी? क्या वो समझते हैं कि जो कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है या पंजाब में जिस तरह की बात हो गई या जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो गलत था? देखें किरण नाज साहिबा, पहली बात तो ये है कि नाज बलोच साहिबा भी हमारी कोलीग हैं, बहन हैं। मैंने ना मेरा ये तरीक़ेकार है, ना मेरा तुर्रा इम्तियाज़ है कि मेरे दलाइल ख़त्म हो जाए और मैं किसी को जानवरों से तशबीह दूँ या कोई मुझे इवन के जानवरों से तशबीह दे। मैंने एक ज़रूर मिसल बयान की, और किसी ने अगर बांदर का बच्चा या इस तरह की कोई बात की है, मैं डेरा गाजी खान से हूँ और सिंध हमें बॉर्डर को लगता है। हमारी आधी ज़मीनें जो है राजनपुर और कश्मीर के बॉर्डर पर है। तो ये सुबाइयत की बात कोई हम ना इसको पसंद करते हैं, और हमें सिंध उतना ही प्यारा है जितना लाहौर प्यारा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वज़ीर कानून साहब ज़ाहिर कोलीग थे, नवीद कमर साहब उठकर गए और पार्लियामेंट के सेशन में एक बदमज़गी हो रही थी, उन्होंने उस पर माजरत की। अच्छी बात है, मैं भी अगर उनकी जगह होता तो माजरत कर लेता। लेकिन बात यह है, अगर नवाज शरीफ हमारा लीडर है, अगर आप हमारे लीडर की बेटी के बारे में कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, तो मैंने तो मरियम नवाज साहब ने तो परसों इसकी वजाहत की। मैंने तो 4 दिन पहले कहा था, देखें मरियम नवाज साहब ना किसी से माफ़ी मांगेंगी, और इंपॉर्टेंट बात यह कि गलती अगर हो तो इंसान माजरत के अपने अल्फाज वापस भी ले लेता है। आप जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल के कहें कि चूंकि मुझे आपकी बात गलत समझ आई आप मुझसे माफी मांगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, मैंने उसकी वजाहत कर दी कि उंगलियां तोड़ने की बात, उन्होंने किसी सूबे के बारे में बात नहीं की। जो पंजाब के बारे में मिन हैसुल कौम तासुर आता है तो उन्होंने अपने सूबे का दिफा किया है। आप इस तरीके से कहें कि चूंकि मरियम नवाज की बात हमें गलत समझ आई है तो मरियम नवाज माफी मांगेगी। देखिए नवाज शरीफ हमारा लीडर है, अगर नवाज शरीफ की बेटी की कोई इज्जत नहीं करेगा तो हमारे लिए ना कोई होता है, हमें ना हमारे लिए कोई हुकूमत है हमें। बाकी हम इत्तेहादी जमात है, हम इत्तेहादी जमात की कदर करते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ की बेटी की वो इज्जत नहीं करेगा और हम ऊपर जुमलेबाजी हो रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान, नाज बलोच साहिबा, हुज़ैफा रहमान साहब साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो भारत क्या कर रहा है, कैसे गीदड़ भपकियां दे रहा है, इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। यूँ तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का शर्फ हासिल है, लेकिन इस कुर्राए अर्ज़ पर अगर इंसान की सूरत में कोई हैवान मौजूद है तो वो कोई और नहीं है, वो दरिंदा बूंदी है। मैं तो कहूँगी कि दुनिया में मौजूद हैवानों को पता चल जाए ना कि बूंदी को उनसे मिलाया जा रहा है तो ऐन मुमकिन है कि वो हैवान भी हैवानियत से तौबा कर लें, ये एहतजाज पे आ जाएं कि हमारी भी कोई इज्जत है। हैवानियत की, मूदी की कोई हद नहीं है। गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात से लेकर खेल के मैदानों तक महज़्ज़ब इंसानी तहजीब की धज्जियाँ जिस बेदर्दी से दरिंदा मोदी दौरे हुकूमत में भारत उड़ा रहा है, उसकी मिसाल बद से बदतरीन इंसानी तारीख में भी ना ढूंढने से मिलती नहीं है। ऊपर से मई में पाकिस्तान के हाथों 7-0 की बदतरीन शिकस्त ने तो मोदी की दरिंदगी में बावलेपन का उनसर भी प्लस कर दिया है, जिसके बाद से भारत किसी बावले, समझ गए होंगे आप, की तरह बोलाया फिर रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के शवाहिद सामने आने के बाद से भारत इंसानियत और सिफारती नज़रों से तो पहले ही गिर चुका था, और इस गिरावट का अंदाज़ा आप इस हरकत से भी लगा लीजिए कि ये मोदी सरकार मैदान जंग में पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो अब उसने बेज़बान जानवरों के साथ दरिंदगी का बर्ताव करके अपनी शिकस्त का बदला लेना शुरू कर दिया। सिंध से खबरें आई हैं कि थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव से सरहद पार कर जाने वाली 8 बकरियों को मार दिया, जबकि 54 बकरियों की टांगें तोड़कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आमतौर पर बकरियों को या कोई भी जानवरों से वापस कर दिया जाता है, लेकिन लगता है कि ऑपरेशन राह हक में लगी चोट ने मोदी सरकार का गुरूर ही नहीं तोड़ा, बल्कि मोदी का जहनी तवाज़ुन भी बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। मोदी पाकिस्तान से जुड़ी हर बात और ज़ात पर आपे से बाहर हो रहा है। पिछले दिनों एशिया कप में भी मोदी की इसी जहनीत का असर हमें नजर आया, जहां पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया गया, फिर ट्रॉफी वसूल नहीं की गई। जेंटलमैन गेम में सियासत लाने पर सारी दुनिया से भारतीय टीम को गालियां पड़ी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी वो कहते हैं ना कि बेइज्जती तो उसे महसूस होती है जिसकी कोई इज्जत हो,
आज ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय नारियों ने भी अपने पुरुषों की टीम की घटिया रिवायत को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम से रिवायती मुसाफा नहीं किया। भारत की इन तमाम छोटी हरकतों से हमें तो रत्ती बराबर भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी सरकार बार बार बता रही है कि उसे पाकिस्तान ने कितना गहरा जख्म दिया है, जो कई महीने गुजरने के बाद भी भरकर नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के हाथों लगे जख्म को मोदी हुकूमत मुसलसल चाट रही है और मैदान में मुंह की खाने वाले भारतीय वज़रा अब ज़बानी नश्तर चलाकर अपना गम ज़रा गलत करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 3 दिन पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भड़की मारी कि पाकिस्तान सरक्रीक के करीब इलाकों में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर हमारी मुकम्मल तौर पर नज़र होती है। साथ ही फिर मौसूफ ने पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की गीदड़ भपकी भी दी। फिर 4 महीने पहले ही मैदान जंग में हमारी जाबाज फ़ौज के हाथों शिकस्त की धूल चाटने वाले भारतीय आर्मी चीफ 2 दिन पहले पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की भड़की मारते हुए सुनाई दी है। फिर मई में फ्रांसीसी राफेल तैयारों की इज्जत मिट्टी में मिलवाने वाले भारतीय एयर चीफ हारी हुई लड़ाई में पाकिस्तानी तैयारों को गिराने का दावा दोहराते, बल्कि मैं कहूँगी कि भौंडा मजाक करते हुए सुनाई दिए। इन सबको मैं कहना चाहूँगी कि ये सारे जो दावे करने वाले आप लोग हैं ना, ये पहले ज़रा अमरीकी सदर ट्रंप की वो तकारीर सुन लिया करें जिसमें वो भारतीय तैयारे ज़मीन बोस होने का जिक्र एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। नाकाम और नामुराद भारतीय हुकूमत और फौजी अफसरान के शरंगेज बयानात के जवाब में पाक फौज ने ऑपरेशन राहे हक याद दिलाते हुए शरंगेज पड़ोसी को फिर वाज़े पैगाम दिया कि अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे रहेगा नहीं, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। साथ ही बता दिया गया कि हम दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक माइंडेड कार्रवाई करने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय वज़ीर दिफा को 6-0 की हजीमत याद दिलाते हुए साफ साफ बताया है कि अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर जो है ना वो इससे पहले से ज़्यादा कहीं बेहतर होगा। इस दफ़ा भारत अपने तैयारों के मलबे में खुद भी दफन होगा। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। हमास की तरफ से पार्शली गज़ा प्लान कबूल करने की बात हुई, उसके बाद मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस बात का खैर मकदम भी किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सदर ट्रंप जो है वो इसराइल से इस मंसूबे के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करवा सकेंगे या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्मूथ फ्लोटिला में जो लोग मौजूद थे, जिनको तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग उनको अरेस्ट किया गया, उसमें से ऑलमोस्ट 137 से ज़ायद लोगों को अब छोड़ दिया गया है। और जिन्हें छोड़ा गया है वो जो बता रहे हैं कहानियाँ जो उनके साथ किया गया है। खातून ने बताया कि किस तरह से उसे मारा गया, बालों से घसीटा गया, ग्रीटा थंबर्ग उनका नाम है, इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। लेकिन इसी सारे सिनेरियो में एक और भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन या बहैसियत मुसलमान एक मौजिज़ाती सिचुएशन ये हुई कि एक शख्स जब उसने देखा कि वहाँ पर जो मुसलमान मौजूद हैं, ऐसी हैवानों से बदतर रियासत के जो दुश्मन वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने भी वो रब के आगे ही सरबसजूद थे और रब से ही मदद तलब कर रहे थे, तो ये देखकर वो मुसलमान हो गया। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए सीनियर मिडल ईस्ट एनालिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं काउंसिल फॉर अरब एंड ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है। उन्होंने इनसे हमने बात की, क्रिस डोयल साहब, और जब हमने इनसे सवाल पूछा कि हमास ने सदर ट्रंप के मंसूबे का मस्बत जवाब दिया है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्किया, कतर और इंडोनेशिया ने भी हमास के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है, तो क्या सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म से अमन मंसूबे पर अमल दरामद करवा सकेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। Well, I think that we are in the very early stages of मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त अमन मंसूबे पर दोबारा बातचीत के इब्तिदाई मराहिल में हैं। जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो अमरीकी, इसराइली और दीगर मुज़ाकरातकार काहिरा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात समझना ज़रूरी है कि ट्रंप के इन 20 नुकात को मुकम्मल मंसूबा करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई वजाहत नहीं है कि आगे होगा क्या। इस मंसूबे को हकीकत का रूप देने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इस मंसूबे का पहला मरहला शायद सबसे मुश्किल होगा, वो है सीज फायर, इसराइली जहारियत का खात्मा, जो कि मेरी और अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की नज़र में नस्ल कुशी है। गजा में इस वक्त कहत की सूरत हाल है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी भी जरूरी है। And of course the release of Israeli hostages and Palestinian detainees साथ ही इसराइली रगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी।
जिन्होंने कैद में बहुत कुछ झेला है। मेरे ख्याल में सब मुमकिन है, क्योंकि अब फरीकैन के दरमियान कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं रहा। असल मसला तब होगा जब बात आगे बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर हमास ने इस्राएली कब्जे के खात्मे तक हथियार डालने पर आमादगी जाहिर नहीं की। ना ही इसराइल उस वक्त तक कब्जा खत्म करने को तैयार है, ना ही उसकी जानिब से असर नौ तैनाती की तफसीलात फराहम की गई हैं, ना गजा से फौज की वापसी की जमानत, हत्ता के फिजाई और समंदरी कंट्रोल वापस करने का भी कोई प्लान नहीं है। यहीं से सूरत हाल मुश्किल होती है। एक और बड़ा मसला इंतजामी उमूर का भी है। ये बात दुरुस्त है कि हमास ने गजा का इंतजाम संभालने के लिए फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी पर इत्तेफाक किया है, लेकिन उसने कहीं ये नहीं कहा कि मुस्तकबिल में उसका कोई सियासी किरदार नहीं होगा। लेकिन ट्रंप के मंसूबे में ये जरूर कहा गया है कि एक गैर सियासी कमेटी रोजमर्रा के मामूलात चलाएगी और इसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसमें अमरीकी सदर खुद साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। ये साम्राज्यी सोच की अक्कास है। इससे वाज़ेह है कि फलस्तीनी खुद अपने मामलात नहीं संभाल सकते। वो नाअहल हैं और उन्हें मगरिब और दीगर बैरूनी ताकतों की जरूरत है। ये फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी किस्मत और अपना मुस्तकबिल खुद अपने हाथ में रखना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि दो रियासती हल में गजा फलस्तीनी रियासत का हिस्सा हो। अब होना तो ये चाहिए कि गजा और मगरिबी किनारे की ये तकसीम खत्म हो, लेकिन इस्राएली हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। But certainly Gaza and the West Bank should not continue to be divided as this Israeli government is determined to do. क्रिस डोयल से हमने ये भी पूछा कि अगर गजा अमन मंसूबा आगे बढ़ता है तो क्या ये मसला फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल या मुस्तकिल हल की तरफ जाएगा? तो उनका जवाब सुनिए। It's way short of being able to do that. Apart from anything else, as you suggest, it deals only. ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये मंसूबा सिर्फ गजा से मुताल्लिक है। इसमें मगरिबी किनारे से मुताल्लिक कुछ नहीं। यही अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि गजा और मगरिबी किनारे को जोग्राफियाई आबादी, माशी और सियासी तौर पर अलग रखा जाए। इस एजेंडे की तकमील के लिए दो मुख्तलिफ फलस्तीनी इंतजामी कमेटियों को रखना जरूरी है, ताकि फलस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान के आगे बंद बांधा जा सके। इसलिए यूरोप, मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान जैसे ममालिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी मुखालफत करें। So it is incumbent on European states, on Middle Eastern powers, on the likes of Pakistan. यही वजह के हालिया चंद हफ्तों में, बल्कि इस पूरे साल के दौरान कई ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया गया है, क्योंकि उनके लिए फलस्तीनियों का हक खुद इरादियत और हुकूक अहम हैं और यही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने जो मंसूबा पेश किया है उसके 19वें पॉइंट में मुमकिना फलस्तीनी रियासत की जानिब बढ़ने का जिक्र है। अगर फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहत की जाती, जो कि इसराइली मंजूरी और दीगर मामलात से मशरूत है, हालांकि फलस्तीनी रियासत को इसराइली या अमरीकी वीटो का मोहताज नहीं होना चाहिए। is not something that should be subject to an Israeli veto or even an American veto. ग्लोबल फ्लोटिला के हवाले से भी हमने सवाल किया कि अराकीन को इसराइली फोर्सेस की जानिब से हिरासत के दौरान बदसलूकी का सामना करना पड़ा। ये भी इंकशाफ हुआ कि ग्रेटा को बालों से ज़बरदस्ती घसीटा गया, ज़बरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। उस पर इनका रिस्पॉन्स सुनिए। ये बेहद जरूरी है कि इसराइल को कटहरे में लाया जाए। जो सलूक उसने फलस्तीनियों के साथ किया है, इस तरह से आज तक उससे हिसाब नहीं लिया जा सका, और अब गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले समाजी कारकुनान के साथ सलूक पर भी सवाल उठ रहे हैं। जरूरी है कि उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए, उन्हें गजा में दाखिले और इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अगरचे फ्लोटिला के कुछ अराकीन को रिहा कर दिया गया है, लेकिन दीगर अब भी हिरासत में हैं, खासतौर पर साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। इस इंतखाबी रिहाई की वजह क्या हो सकती है और क्या इनकी जल्द वापसी की कोई सूरत इन्हें नजर आती है? जवाब सुनिए क्रिस डोयल का।
मुझे नजर आ रहा है कि इस्राएली हुक्काम बतदरीज तमाम कैदियों को रिहा कर देंगे, लेकिन वो पैगाम देना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये यकीनी बनाया जाए कि फ्लोटिला का ये सिलसिला खत्म हो। वो नहीं चाहते कि उन्हें बहरिया या दीगर वसाइल इन जैसे मजीद फ्लोटिलाज को रोकने पर लगाने पड़े। उन्हें ये सोच मुबारक हो, क्योंकि मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी इस हवाले से पुरअज़म है कि गजा का मुहासरा और वहाँ जारी नस्लकुशी का खात्मा हो। एक और अहम सवाल भी नाज़रीन हमने क्रिस ड्रोइल के सामने रखा कि सदर ट्रंप की चंद दिन पहले मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ऐसे आला सतही इजलास से चीन और रूस जैसे ताकतवर ममालिक को क्या पैगाम गया जो मशरिक़ वस्ता में अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में सदर ट्रंप को अंदाजा है कि अब मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाना होगा, जिनसे माजी में अमेरिका के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। सदर ट्रंप और उनकी टीम जानती है कि गजा में जो नस्लकुशी हो रही है उससे अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए वो इस मामले की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप गजा में जंग खत्म कराने के लिए वाकई संजीदा है, मगर सवाल यह है कि क्या वो इसको दुरुस्त बुनियाद या तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बुनियाद जिसकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हों। क्रिस ड्रोइल ने खुसूसी तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना तज्जिया इस सारी सिचुएशन पर दे रहे थे। इनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पानी।